वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दो दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तो खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। 1 जून 1163 में पारण गुजरात में पिता सोमेश्वर व माता कर्पूर देवी की यहाँ पर जन्म हुआ। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। बचपन से ये कुशल योद्धा थे और प्रजा का नेतृत्व करने की इनमें क्षमता थी। वह सप्तवेदी धनुर्विद्या में माहिर। पृथ्वीराज चौहान इतने बलवान थे कि मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने बिना किसी हथियार से शेर का शिकार कर दिया था और 13 साल की उम्र में इन्होंने गुजरात के महान शक्तिशाली राजा भीमदेव को भी हरा डाला था। उनकी यह कौशलता को देखकर उनके दादाजी ने उन्हें दिल्ली की राजगद्दी संभाल दी थी। जितने वो ताकतवर थे उतनी ही ताकतवर उनकी प्रजा थी। उनकी प्रजा में 500 से ज्यादा हाथी और 3 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जिसमें घुड़सवारों की संख्या भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा के किस्से चारों दिशाओं में गूंजने लगे। जब कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने जब उनकी वीरता और सौंदर्यता के किस्से सुने, तब वह भी उनके प्रेम में पड़ चुकी थी। जयचंद कन्नौज का राजा, जिसे चौहान बिल्कुल ना भाता था और ऊपर से उसके लड़के का दिल चौहान को बहुत चाहता था। एक तरफ जयचंद की बेटी संयोगिता चौहान के प्रेम में पड़ गई थी और दूसरी तरफ जयचंद यशों में यज्ञ करके पूरे भारत पे अपने प्रभुत्व की इच्छा रखता था, जिसका पृथ्वीराज चौहान ने विरोध किया था। अब इस विरोध का बदला लेने के लिए जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा, जिसमें उसने पूरे भारत के राजाओं को बुलाया, परंतु उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और उसकी जगह पर पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर उसके द्वार पर स्वागत के लिए खड़ा कर दिया गया। अब जब संयोगिता को यह खबर मिलती है कि पूरे भारत के राजा उसके स्वयंवर में आ रहे हैं सिवाय पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर, तब संयोगिता अपने दूत के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को एक प्रेम पत्र भिजवा देती है। उस प्रेम पत्र को पाकर पृथ्वीराज चौहान यह ठान लेते हैं कि अब मुझे कन्नौज जाना है। जब स्वयंवर की घड़ी आई तब संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़कर जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा था उस पुतले को जाकर उसने हार पहना दिया। उसी क्षण पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर बैठकर आते हैं और उठाया स्वयंवर से उसको बहुत बड़ा बवाल किया। वीर रास माधुर्य लिखकर रासों में कमाल किया। वहां पर उपस्थित किसी भी राजा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह पृथ्वीराज चौहान को रोक सके। सभी राजा अचंभित हो गए और देखते रह गए। कुछ समय बीत जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। जब पृथ्वीराज चौहान अपनी राज्यसभा में बैठे थे तब एक भयभीत होकर चंद्रराज नाम का एक राजा आता है, जो कि जितने भी पश्चिमी राज्य थे उन सभी राजाओं का वह प्रमुख था। वह भयभीत होकर पृथ्वीराज चौहान के सामने आकर बोलता है कि हे राजन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम का एक कुशासक राजा जो कि हमारे सभी राज्यों को लूट रहा है और हमारे जितने भी मंदिर है उन सभी को आग के हवाले कर रहा है और हमारे स्त्रियों के साथ में बलात्कार कर रहा है। यह खबर सुनते ही पृथ्वीराज चौहान आग बबूला हो गए। गौरी का एक सपना था कि वह पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम धर्म कबूल करवा दे, दिल्ली को लूटकर गजनी को धनवान देश बना दे। इसके लिए गौरी बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराने में लगा रहा, परंतु 17 बार गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथ से हार का सामना करना पड़ा। जब भी गौरी हार जाता था तब वह अपने अल्लाह की कसम खाता था और बोलता था अब दिल्ली पर हमला नहीं करूंगा, परंतु बार बार अपने अल्लाह की कसम खाने के बाद भी गौरी दिल्ली पर आक्रमण करता गया। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ किया। उस तरह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद को एक मौका मिल गया था। जयचंद ने गौरी को संधि पत्र भिजवाया और गौरी के साथ में समझौता कर लिया। अब आपसी फूट की वजह से गौरी और जयचंद दोनों मिल गए थे। उसी कारण से 18वें युद्ध में जयचंद और गौरी के मिल जाने के कारण से 18वीं बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने बंदी बना लिया गया। गौरी ने जयचंद को भी बंदी बना लिया और उसकी गर्दन को कटवा दिया और बोला कि यह बंदा अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है तो मेरे साथ भी गद्दारी कर सकता है और इसकी गर्दन को बीच चौराहे पर टांग दो और वहां पर लिखवा दो कि गद्दार जयचंद। अगर जयचंद अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता और गौरी के साथ नहीं मिलता तो गौरी कभी भी अपने जीवन में पृथ्वीराज चौहान को बंदी नहीं बना सकता था। गौरी तो क्या पूरे भारतवर्ष में किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पृथ्वीराज चौहान से सामना कर सके। इसके बाद जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने देश गजनी ले जाता है, वहां ले जाकर पृथ्वीराज चौहान से वहां बोला कि पृथ्वीराज चौहान तुम मेरे गुलाम बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पृथ्वीराज चौहान बोले कि मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, गुलामी से अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। गौरी पृथ्वीराज चौहान से बोला कि अपनी आंखें को नीचे रख के बोल, तू यहाँ पर एक बंदी है,
तब पृथ्वीराज चौहान बोले कि मैं एक राजपूत हूँ और राजपूत की आंखें मरने के बाद ही नीचे होती है। आंखें फोड़ दी उसकी, आंखें फोड़ दी उसकी, 17 बार जिसने माफ किया, भागूंगा नहीं मैं, बदला लूंगा, चौहान ने यह साफ किया। जब पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की यह खबर सुनी तब वहां गजनी आ पहुंचे। गजनी आने के बाद चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज चौहान के पास में भेज दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई को गले लगाया और बोला कि ये चंद्रबरदाई, मुझसे गलती हो गई कि मैंने 17 बार उस दुष्ट गोरी को माफ किया, मुझे बस एक मौका और मिल जाए, मैं इस गोरी का वध कर दूंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद में चंद्रबरदाई को एक खबर मिलती है कि गोरी जो है वह तीरंदाजी के खेल का आयोजन करवा रहा है। तब चंद्रबरदाई ने गोरी को एक संदेश भिजवाया कि हमारा दोस्त पृथ्वीराज चौहान भी इस खेल में हिस्सा लेंगे। यह खबर सुनकर गोरी हंसने लगा और बोला कि एक अंधा तीर चलाएगा, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा हम भी तो देखें कि पृथ्वीराज चौहान में कितना हुनर है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने मिलकर योजना बना ली और पूरी योजना के साथ में वह मैदान में उतर गए। चंद्रबरदाई बोले कि मेरा दोस्त तवे की आवाज को सुनकर उस पर निशाना साधेगा, परंतु पृथ्वीराज चौहान एक राजा है जो कि किसी और के कहने पर नहीं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही तीर चलाएंगे, तुम्हें उन्हें तीर चलाने के लिए आदेश देना होगा। दोहे के माध्यम से चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान, मच चुके चौहान। गोरी बोला, तीर चलाओ, लगाओ निशाना। उठाया धनुष उस प्रतापी ने, बीते दिनों को याद किया, चीख भी ना पाया गोरी, तीर गले को पार किया। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे कि योजना बनाई थी कि हम गोरी को मारने के बाद में अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए दोनों एक दूसरे के प्राण ले लेंगे। जब पृथ्वीराज चौहान की यह खबर उनकी पत्नी संयोगिता तक पहुंचती है तब वह भी उसी दिन अपने प्राण को त्याग देती है। इसी प्रकार स्वाभिमान, दोस्ती और प्रेम की यह गाथा अमर हो जाती है। अगर आप एक सच्चे देश प्रेमी हो और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तभी इसे एक लाइक करना और ऐसे ही वीरों की गाथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।